हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को डिस्कस करेंगे। मैं जानता हूँ ये पॉलिसी ज़ाहिर है हमारे जो चैनल है हमारा मैनेजमेंट या इकोनॉमिक क्लासेस उससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि करंट इशू है, बच्चों को इसकी ज़रूरत होगी, स्टूडेंट चाहेंगे कि इसके अंदर चीज़ें पता हों, तो मैंने सोचा कि इसके सैलेंट फीचर्स पर एक वीडियो बना लेते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ कुछ फीचर्स जो इंपॉर्टेंट सैलेंट फीचर्स हैं उनको डिस्कस करूंगा। मैं पूरी पॉलिसी को लेकर नहीं चल रहा हूं, जो मुझे लगा कि स्टूडेंट्स को बताना जरूरी है वो मैंने उसको कवर किए हैं। ठीक है, तो हम इसके अंदर सिर्फ सैलेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे। पहले जाने की न्यू पॉलिसी क्या है, कब आई। देखिए ये पॉलिसी 29 जुलाई 2020 यानी अभी कुछ दिन पहले ही 29 जुलाई में अनाउंस की गई है, और ये यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उन्होंने इस पॉलिसी को अनाउंस किया है। ये पॉलिसी अपने आप में 21st सेंचुरी की सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी है। इससे पहले जितनी पॉलिसी अनाउंस हुई हैं वो 20th सेंचुरी में हुई हैं। इस पॉलिसी का मेन एम जो है वो है अब हमारी जो प्रेजेंट सेंचुरी है उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना। मतलब अब जो हम प्रेजेंट डे में जहां हम लोग अब सरवाइव कर रहे हैं वो आईटी, पूरा आईटी वर्ल्ड है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो जो इस वक्त वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से काम करे। ये हमारी पॉलिसी जो है पिछली 34 इयर्स की पॉलिसी को रिप्लेस कर रही है, जो कि 1986 में पहले अनाउंस की गई थी। अब 34-35 इयर्स बाद ये एक नई पॉलिसी हमारे सामने आ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस पॉलिसी के अंदर ये डिसाइड किया गया है कि जो हमारा टोटल जीडीपी होगा उसका 6% हम एजुकेशन पर खर्च करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप पिछली पॉलिसी को देखें तो उसके अंदर सिर्फ 1.7% था। ठीक है, फीचर्स क्या क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, देखिए पहला फीचर है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जिसके अंदर न्यू करिकुलर बनाया गया है और पेडागोगिकल स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है पढ़ाई लिखाई का उसको इंप्रूव किया गया है, चेंज किया गया है। उसके अंदर देखिए अभी अगर हम पहले जो हमारी 1987 में अनाउंस की गई थी पॉलिसी, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें भी 4 लेवल थे। अब जो अनाउंस हुई है उसमें भी 4 लेवल है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। पहले जो थी उसमें क्या था, पहले एक लोअर लेवल था, अपर प्राइमरी, हायर एंड हायर सेकेंडरी। उसमें एज के हिसाब से उसको बाइफर्केट किया गया था। जो लोअर प्राइमरी था उसमें 6 to 10 इयर्स ऑफ एज होनी चाहिए स्टूडेंट की। जो अपर प्राइमरी है उसके अंदर 11 to 12 होनी चाहिए, हायर के अंदर 13 to 15 होनी चाहिए, और हायर सेकेंडरी के अंदर 17 to 18 इयर्स ऑफ एज स्टूडेंट की होनी चाहिए। ठीक है, अब न्यू पॉलिसी के अंदर क्या क्या आया है हम इसकी बात करें। देखिए विद एम्फेसिस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अप टू 10th, हाई स्कूल तक की बात करें, या फिर 10+2 स्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल करिकुलर इज टू बी रिप्लेस्ड बाई, अब नई एक सिस्टम दिया है जिससे इसको रिप्लेस कर रहे हैं। जो हमारा हाई स्कूल और 10+2 वाला सिस्टम था उसको अब ये रिप्लेस कर रहे हैं 5+3+4। ठीक है, उसमें क्या है 5-3-3-4, जो पहला 5 इयर्स है उसमें आप देखिए कि इसमें 3 to 8 इयर्स ऑफ एज के स्टूडेंट होंगे, जिसको हम करेंगे फाउंडेशन स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज। यानी जो हम पहले बच्चे को एडमिट करेंगे उसको फाउंडेशनल स्टेज में रखेंगे। इसके अंदर बच्चा 3 to 8 इयर्स का रहेगा। ये 5 इयर्स ऑफ एजुकेशन होगी बच्चे की। उसके बाद आ जाता है 3 इयर्स ऑफ एजुकेशन वेयर द preparatory stage will be started and the students covered in this section is 8 to 11 years। इसके अंदर 8 से 11 साल के बच्चे रहेंगे, प्रीपरेटरी स्टेज कहलाएगी, और ये 3 साल होगी। नेक्स्ट अगेन 3 इयर्स, जिसके अंदर
11 to 14 ईयर्स ऑफ एज के स्टूडेंट रहेंगे और इसको हम कहेंगे मिडिल स्टेज, ठीक है। और लास्ट वाली जो होगी वो 4 ईयर्स की होगी, जिसके अंदर 14 to 18 ईयर्स ऑफ एज के स्टूडेंट होंगे और ये सेकेंडरी स्टेज कहलाएगी, ठीक है। और इस न्यू सिस्टम के अंदर 12 साल यानी 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग विद इन 3 ईयर्स ऑफ आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग कह लीजिए। तो ये पहला वाला जो 5 ईयर वाला है, इसके अंदर पहले जो 3 साल होंगे वो आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग के होंगे, उसके बाद 2 + 3 + 3 + 4 यानी 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होगी स्कूल में, ठीक है। देखिए, अब सिमिलर टू द अर्लियर वन, जो हमारी पहले एजुकेशन पॉलिसी में था, द न्यू सिस्टम विल आल्सो कवर 4 स्टेजेस बट द स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट। जो हमारा पुराना सिस्टम है 4 वाला वही है, अब भी हमने देखा कि नए वाले में भी 4 है, लेकिन अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे फाउंडेशन स्टेज होगी, फाउंडेशन स्टेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जैसे मैंने बताया 3 इयर्स आंगनवाड़ी होगी और 2 इयर्स प्राइमरी स्कूलिंग होगी, जो क्लास 1 से क्लास 2 होगी, ग्रेड 1 से ग्रेड 2 होगी। जो प्रिपरेटरी ईयर होगी हमारी वो 3 to 5 ग्रेड्स होगी। पीछे अभी जो पिछली वाली स्लाइड थी मैंने उसमें आपको एजेस बताई थी, कितने एज के बच्चे उसमें लिए जाएंगे। यहां आपको ग्रेड्स क्लियर किए जा रहे हैं कि क्लास कौन सी होगी उनके पास। इसी तरीके से जो मिडिल स्टेज होगी उसमें 6 to 8 इयर्स के स्टूडेंट होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो सेकेंडरी स्टेज होगी उसमें 9 to 12 होंगे, जिसमें 2 फेजेस होंगे, 9 and 10th फर्स्ट फेज होगा और 11 और 12th सेकेंड फेज होगा, यानी एक कंटिन्यू एजुकेशन होगी 12th तक की, ठीक है। एक खास जो इस पॉलिसी के अंदर बात रखी गई है वो ये कहा है, देयर इज नो रिजिड सेपरेशन इन दी स्ट्रीम्स बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस। अब तक ये हुआ करता था साइंस के स्टूडेंट एकदम बस साइंस के स्टूडेंट हुआ करते थे, आर्ट्स के स्टूडेंट एकदम आर्ट्स के हुआ करते थे। अब उन्होंने क्या किया है, नहीं, जो साइंस के हैं उनको आर्ट्स की भी नॉलेज देनी है, जो आर्ट्स के हैं उनको साइंस की भी नॉलेज देनी है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एक तो करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं और एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी वही इंपॉर्टेंस दी जाएगी जो करिकुलर एक्टिविटीज़ को दी जाती है। वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स, वोकेशनल कहते हैं वो जो व्यवसाय जिनसे मिलता है, जिस ट्रेनिंग या एजुकेशन से, और एकेडमिक जो हम पढ़ते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा फर्क इसमें नहीं होना चाहिए। अगर हमें एकेडमिक एजुकेशन दी जा रही है तो उसके साथ वोकेशनल यानी वो ट्रेनिंग जो व्यवसायिक होती है वो भी मिलनी चाहिए, जिससे जॉब आसानी से मिले। कारपेंट्री होती है, इलेक्ट्रिशियन होता है, आर्टिस्ट होते हैं, कोई भी उसके अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग हो सकती है। अगला फीचर है ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस। जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे अब वो मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे। ऐसा नहीं है कि एक इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन बनाया है तो उसमें पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट की सारी एजुकेशन दी जा रही है, अब ऐसा नहीं होगा। अब उनको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना होगा, बहु विषयक, एक से ज्यादा सब्जेक्ट, यहां पर एक से ज्यादा कोर्सेज या एक से ज्यादा डिसिप्लिन कवर किए जाएंगे। यहां पर ये बताया गया कि हर जो इंस्टीट्यूशन होगा वहां पर तकरीबन 3000 स्टूडेंट एडमिट किए जाएंगे। मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटीज फॉर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज सेटअप and aim to attain the higher standard for multidisciplinary education across India। यहां पर अब एक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज सेटअप की जाएंगी। इनका काम बेसिकली यही होगा कि वो देखेंगी कि किस तरीके से हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन दे सकते हैं पूरी हॉलिस्टिक तरीके से, कंप्लीटली पूरी इंटायर एजुकेशन। उसके लिए खासतौर से अलग से मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज सेटअप की जाएंगी जो इस पर ध्यान देंगी। यहां न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एम है क्या है, सेटअप
at least one large multidisciplinary education in or near every districts by the year 2030। यानी अब अगर हम शुरू करेंगे तो 2030 तक हम एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट्स के करीब में एक लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन को सेटअप करेंगे, बनाएंगे, जो इस चीज को देखेगी कि हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, खासतौर से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है या नहीं। Even engineering institutions such as the IITs will move towards more holistic and multidisciplinary education with more arts and humanities। अगर ये होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यानी जो अब इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस IITs वगैरह होते हैं, इसके अंदर भी इन्होंने कहा कि नहीं, अब IIT खाली इंजीनियरिंग में नहीं है, अब मल्टीडिसिप्लिनरी होंगे, यहां पर और भी डिसिप्लिन्स को पढ़ाया जाएगा और डिसिप्लिन्स के अंदर भी डिग्री दी जाएगी। स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज विल एम टू लर्न मोर साइंसेज। यानी अब जो आर्ट्स और इसके सोशल साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उनको भी ज्यादा साइंस पढ़ाई जाएगी, उनको कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी, हॉलिस्टिक नॉलेज दी जाएगी उनको। ठीक है, अगला है अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स टू हैव मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जनरली अब तक क्या हुआ करता था कि किसी स्टूडेंट्स ने एक किसी कोर्स में एडमिशन लिया, किसी भी बैचलर में, एक एग्जांपल ले लीजिए, उसने बीएससी में एडमिशन लिया, उनने फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर किया, उसके बाद कुछ हालात ऐसे हुए कि वो आगे पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाया और उसने पढ़ाई छोड़ दी। अब उसका जो 2 साल की पढ़ाई थी वो भी बेकार गई, उसका बीए खत्म हो गया, बीएससी उसका खत्म हो गया। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस पॉलिसी के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है जो कह रहा है कि ये पहला वाला बॉक्स देखिए आप, द अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स विल बी ऑफ आइदर 3 or 4 years ऑफ ड्यूरेशन विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। 3 या 4 साल का हो ये एक अलग बात है, लेकिन मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन होंगे। यानी अब अगर स्टूडेंट 1 साल की पढ़ाई करके भी कॉलेज को छोड़ देता है तो भी उसको 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा, यानी वो 1 साल उसका बर्बाद नहीं गया। अगर वो 1 साल और पढ़ लेता है, 2 साल पढ़ लेता है वो, तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जिस सब्जेक्ट से वो एक बैचलर डिग्री स्टार्ट की है उसने, अगर उसमें 2 साल उसने कर लिए और तीसरे साल वो नहीं पढ़ पा रहा तो कम से कम उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल गया। और ऑफ कोर्स अगर वो 3 साल पूरे करेगा तो बैचलर डिग्री का मिलेगा। लेकिन यहां पर जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो रिकमेंड करती है कि ये 4 इयर्स का मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होना चाहिए हमारे बैचलर डिग्री के अंदर। ठीक है, अच्छा अब ये काम होगा कैसे? ये जो है कि साहब हर बार इनके क्रेडिट काउंट किए जाएंगे। भाई सर्टिफिकेट के अंदर कितने क्रेडिट आवर्स चाहिए, डिप्लोमा के लिए कितने क्रेडिट आवर्स चाहिए, बैचलर डिग्री के कितने क्रेडिट आवर्स चाहिए। इसके लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सेटअप करेगी हर जगह पर। वो स्टूडेंट्स के क्रेडिट्स को काउंट करेगी और क्रेडिट्स के हिसाब से उनको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री दी जाएगी। ठीक है, तो ये एक जो ABC है ये, यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये अलग से सेटअप किए जाएंगे। अगला है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिस एट ईच इंस्टीट्यूशन होस्टिंग फॉरेन स्टूडेंट। यहां फॉरेन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि हर जगह हम हर यूनिवर्सिटी में एक ऑफिस बनाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन स्टूडेंट्स को देखेगा। अब तक फॉरेन स्टूडेंट्स का एक एडमिशन क्राइटेरिया तो अलग होता था, लेकिन एक सिस्टम एक ही था कि बस वो वहाँ आएंगे, बैठेंगे, एडमिशन लेंगे और पढ़ने लगेंगे। जैसे फॉरेन स्टूडेंट होते हैं, जैसे हमारे पास गल्फ से काफ़ी स्टूडेंट आते हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं बहुत सारी, वहाँ से हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनके लिए एक अलग से अब ऑफिस बनाए जाएंगे और वो ऑफिस सिर्फ इसी मसले को डील करेंगे। अगला है HRD मिनिस्ट्री टू बी रीनेम्ड एज एजुकेशन मिनिस्ट्री। ये एक सिंपल चीज़ है, मैंने सोचा बस बता दूं क्योंकि अगर मान लीजिए सवाल आता है कि अब एजुकेशन मिनिस्ट्री को, HRD मिनिस्ट्री को क्या कहा जाएगा, तो पहले हम इसको HRD मिनिस्ट्री कहते थे। अब ये पॉलिसी जो है वो अप्रूव हो गई है कि HRD मिनिस्ट्री अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कहलाएगी। नेक्स्ट है बेस्ट यूनिवर्सिटीज टू सेट अप कैंपसेस इन अदर कंट्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट
फीचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और जाहिर है बहुत बड़ा स्टेप है। देखिए, जो आपने देखा होगा अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन्होंने अपने सेंटर्स काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ में खोले हुए हैं। आप दुबई में जाके देखिए, काफ़ी अलग अमेरिकन यूनिवर्सिटी का सेंटर मिलेगा आपको, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ की कई मिलेंगे। इसी तरीके से हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, तो वो क्यों दूसरी कंट्रीज़ में अपने सेंटर्स नहीं खोल रही हैं? अब इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये स्टेप लिया गया है कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो दूसरी कंट्री के अंदर अपने सेटअप्स, सेंटर्स खोलेंगी। और कहाँ से, कैसे तय किया जाएगा? इसका सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ पे, ये वाला, टॉप 100 इंडियन यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड रैंकिंग विल बी फैसिलिटेटेड फॉर दिस। जो हमारी वर्ल्ड रैंकिंग में जो टॉप 100 में हमारी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, उनके सेंटर्स दूसरी कंट्रीज में खोले जाएंगे। नेक्स्ट है नेशनल कमेटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, लोक विद्या। यानी वोकेशनल एजुकेशन बेसिकली कहा जाता है वो एजुकेशन जो व्यवसायिक होती है, जिससे कि हमें जॉब्स मिलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का कोर्स कर लें आप, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर लें, या कारपेंट्री का कोर्स कर लें, या और बहुत सारे कोर्सेज हैं इस तरह की जो होती हैं, वो वोकेशनल एजुकेशन कहलाती हैं। तो इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट वोकेशनल नॉलेज डेवलप्ड इन इंडिया विल बी मेड एक्सेसिबल टू स्टूडेंट। यानी अब इसके ऊपर करिकुलर बनाए जाएंगे और वो बच्चों को दिए जाएंगे कि जाहिर है अब आप एज ए स्टूडेंट अपनी पढ़ाई भी कीजिए और वोकेशनल ट्रेनिंग भी लीजिए, वोकेशनल एजुकेशन भी लीजिए। बीच में अगर पढ़ाई छोड़ दें, कुछ तो आता है आपको, वो काम करिए। द एजुकेशन मिनिस्ट्री वुड कॉन्स्टिट्यूट, मैं ये वाला पढ़ रहा हूं, द एजुकेशन मिनिस्ट्री would constitute a national committee for integration of vocational education, इसको कहा है NCIVE। तो जो हमारी एजुकेशनल मिनिस्ट्री है वो एक नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन बनाएगी, यानी NCIVE बनाएगी, और वो ये काम करेगी। ठीक है, अच्छा, एक टारगेट इन्होंने बनाया कि जो हमारी वोकेशनल एजुकेशन होगी वो 2025 तक कहाँ जानी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट 50% ऑफ द लर्नर्स थ्रू द स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन सिस्टम शैल हैव एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन। यानी हमारे जो टोटल स्टूडेंट्स होंगे स्कूल या हायर एजुकेशन के अंदर 2025 तक तकरीबन 50% स्टूडेंट्स वोकेशनल ट्रेनिंग ले लिया करेंगे। A 10 days bagless period sometime during the grade 6 to 8 to intern with local vocational experts such as carpenter, gardeners, potters, artists, etc. फिर इसमें क्या किया जाएगा, 6 to 8 ग्रेड्स के अंदर हर क्लास में, हर सेक्शन में 10 दिन का एक बैगलेस पीरियड हुआ करेगा, जिसमें आपको किताबों की जरूरत नहीं है। आपको कुछ एक्सपर्ट, लोकल एक्सपर्ट आएंगे, यानी उसके अंदर कोई कारपेंटर आ सकता है, गार्डनर्स आ सकते हैं, पोटर्स आर्टिस्ट आ सकते हैं, आर्टिस्ट आ सकते हैं, जो आपको ये सारी चीजें बनाना सिखाएंगे। सिमिलर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू लर्न वोकेशनल सब्जेक्ट टू स्टूडेंट्स थ्रू आउट ग्रेड 6 to 12 इंक्लूडिंग हॉलिडे पीरियड। और ये तो अभी 6 to 8 की बात करी है, लेकिन 6 to 12 तक ये सिस्टम चल सकता है अगर बच्चा पढ़ाई कंटिन्यू करेगा और इसमें इंटरेस्ट लेगा। तो यहां तक है कि उसके हॉलीडेज जो होंगे उनमें भी उसको ट्रेनिंग दी जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा स्टेप है। वोकेशनल कोर्सेज थ्रू ऑनलाइन मोड विल ऑल्सो बी मेड अवेलेबल। और जो बच्चे कहीं नहीं जा रहे हैं और वो सिर्फ सीखना चाहते हैं, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग उनको मिल जाए और वो कुछ काम धंधा कर सकें, उनको ऑनलाइन दिया जाएगा, वो वहां से सीखें और काम करें। बैगलेस इनकरेज, मैंने अभी आपको बताया कि बैगलेस डेज विल बी इनकरेज थ्रू आउट द ईयर फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ इनरिचमेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग आर्ट्स, क्विजेज, स्पोर्ट्स एंड वोकेशनल क्राफ्ट। जो बैगलेस होगा उसके अंदर सिर्फ आपको वोकेशनल ट्रेनिंग को ही कंप्लीटली फोकस नहीं करेंगे, उसके अंदर आपको और भी चीजें करवाई जा सकती हैं, जैसे आपको क्विजेज हैं, स्पोर्ट्स हैं, और जाहिर है वोकेशनल क्राफ्ट्स मैंने भी आपको बताया भी। नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, दैट इज NRF टू बी established। एक नई नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाई जाएगी। A new entity will be set up to develop and expand research and innovations across the country। देखिए, हमारी कंट्री में बहुत रिसर्चेज हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है कि हमारी रिसर्चेज इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा
नहीं जा रही हैं। इसलिए अब हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये सोचा है कि हम हर जगह इस पर एक सेटअप बनाएंगे और हर जगह नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाएंगे, ताकि अब इस पर खास तौर से ज्यादा ध्यान दिया जाए। A national research foundation, that is NRF, will be established. The main goal of NRF will be to enable a culture of research through the universities. जो मेन एम होगा इस NRF का, इस फाउंडेशन का, वो यही होगा कि हर यूनिवर्सिटीज के अंदर हम एक रिसर्च का माहौल बना दें। यानी इस तरह का एक माहौल बना दें कि सारे बच्चे जो हैं वो इस चीज को ये समझे कि यही क्राइटेरिया है, ऐसे ही पढ़ना है, रिसर्च ही करनी है। और अगर ऐसा हो जाए तो well and good. The NRF will be governed independently of the government by a rotational board of governors consisting of the very best researchers and innovators across the fields. इसको इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा, यानी ये अपने आप अपने डिसीजन लेगी और इसके अंदर जो मेंबर्स होंगे वो पर्टिकुलरली इसी लाइन के खास तौर से रखे जाएंगे, या इनोवेटर्स होंगे जो नए नए इनोवेशंस करते हैं और जो बहुत ज्यादा रिसर्चेस में रहते हैं, जो फॉर्ड ऑफ रिसर्चर्स हैं। ठीक है। NRF विल बी कंप्लीटली फंड रिसर्च इन ऑल डिसिप्लिन, और ये सारे डिसिप्लिन के अंदर रिसर्च करवाएगी और हर तरह के हर डिसिप्लिन की रिसर्चेस को फंड देगी। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ये एक नया प्रपोजल है, IITI। ये बेसिकली लैंग्वेजेस के लिए है। कह रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रपोजेस द सेटिंग अप ऑफ एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI, while also laying significant emphasis on संस्कृत and other Indian languages। यानी संस्कृत या और दूसरी लैंग्वेजेस पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसका काम होगा लैंग्वेजेस को प्रमोट करना, खासतौर से अपनी इंडियन लैंग्वेजेस को, और अलग अलग लैंग्वेजेस से लोकल लैंग्वेजेस में डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करना है। इट विल मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एड इन इट्स ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन एफर्ट्स। और जाहिर है ये काम करने के लिए हम बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू बी गिवन टू 45K यानी 45,000 एफिलिएटेड कॉलेजेस। जो बताया जाता है एक रिपोर्ट के थ्रू, उसमें कहा जाता है कि हमारे पास 45,000 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं और अब इस पॉलिसी के तहत उनको ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी। वो अपने आप अपने फंड्स को यूज करें और अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी को चलाएं ताकि वो अपने हिसाब से सही से बेस्ट काम कर सके। अंडर जनरल ऑटोनॉमी, एकेडमिक, administrative and financial autonomy will be given to the colleges on the basis of the status of their accreditation। किस तरह का accreditation किस institution को मिला हुआ है उसके हिसाब से उसको graded autonomy दी जाएगी या academic autonomy दी जाएगी, administrative autonomy दी जाएगी या financial autonomy दी जाएगी। ये decide किया जाएगा किस तरह का accreditation उस institution को दिया गया है। नेक्स्ट है नेशनल करिकुलर एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क टू बी डेवलप्ड बाय NCERT। अब ये जो नया सिस्टम बन रहा है स्कूल का या कॉलेज के लिए, ये कौन बनाएगा? इसको NCERT को दिया गया है। तो ये जो NCERT है ये क्या बनाएगी? नेशनल करिकुलर एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसको उन्होंने नाम दिया है NCPFECCE। थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि नाम भी लंबा है। फॉर चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 8 विल बी डेवलप्ड बाय NCERT। NCERT क्योंकि स्कूल के बच्चों के लिए काम काफ़ी पहले से कर रही है, तो उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि 8 साल तक के बच्चों का जो ये करिकुलर हमने तैयार किया है, जो मैंने शुरू में बताया था, जो 4 स्टेजेस हैं उसमें जो शुरू की स्टेजेस हैं अप टू द एज ऑफ 8, वहाँ तक का जो करिकुलर है वो NCERT प्रिपेयर करेगी। इंपॉर्टेंस, ये नेक्स्ट पैरामीटर्स है। इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्ड एग्जाम टू बी रिड्यूस्ड, एग्जाम कैन बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। अब उन्होंने कहा कि जाहिर है आप देखिए, अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या आप उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो फिर जाहिर है वहाँ पर एग्जामिनेशन के जो प्रेशर है उसको थोड़ा कम करना होगा। इसके लिए उन्होंने किया, क्योंकि बच्चा स्ट्रेस में रहता है, तो उस बोर्ड एग्जाम को, एग्जाम यहाँ है, एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 2 पार्ट्स, दैट इज ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव।
एन एग्जाम कैन बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, यानी या तो ऑब्जेक्टिव होंगे या डिस्क्रिप्टिव होंगे, ट्वाइस अ ईयर एग्जाम लिए जाएंगे। नेक्स्ट है 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट। अब तक क्या हुआ करता था, जो हमारे रिपोर्ट कार्ड हुआ करते थे उसमें सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट दिया जाता था, बस ये सब्जेक्ट ये मार्क्स। अब जो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा स्टूडेंट विल गेट 360 डिग्री ऑफ होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। होलिस्टिक का मतलब होता है कंप्लीट, जो भी कुछ उसने किया है, जो भी कुछ अटेन किया है, करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अलोंग विद द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कहा है उन्होंने कि विच विल not only inform about the marks obtained by them in subjects but also skills and other important point। ये important है, skills and other important points। हम कह रहे हैं ना vocational training भी हम उसको देंगे, तो vocational training भी उसके अंदर आएगी। वो रिजल्ट जहां लगाएगा उसको पता होगा कि ठीक है ये यहां तक क्लास पढ़ा है लेकिन इसको ये चीज भी आती है। नेक्स्ट है टैग बेस्ड ऑप्शन फॉर एडल्ट लर्निंग थ्रू एप्स, टीवी चैनल्स एक्सेट्रा। ये बेसिकली एडल्ट लर्निंग के लिए है। वो लोग जो काफी उम्र अपनी बिता चुके हैं लेकिन पढ़े नहीं और अब पढ़ना चाहते हैं, उनको लिए भी एक सिस्टम रखा गया है इस पॉलिसी के अंदर। वो कुछ एप्लीकेशन से उनके जरिए या टीवी प्रोग्राम्स के जरिए या टीवी चैनल्स के जरिए उनको एजुकेट किया जा सकता है। यह है quality technology based option for adult learning such as apps, online courses, modules, satellite based TVs, channels, online books and ICT equipped libraries and adult education center etc will be developed। यानी जो लोग अब भी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस इस पॉलिसी के अंदर मौजूद हैं। प्रिपरेशन क्लास बालक वाटिका फॉर चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अंदर अलग से एक ये बाल वाटिका बनाया गया है। प्रायर टू द एज ऑफ 5 एवरी चाइल्ड विल मूव टू द प्रीपरेटरी क्लास। ये जो बाल वाटिका है, बाला वाटिका, ये एक प्रीपरेटरी क्लास होगी। क्या चीज है ये? बिफोर द क्लास ऑफ फर्स्ट उसको सिर्फ कुछ चीजें सिखाई जाएंगी। विच हैज ए ECC क्वालिफाइड टीचर्स। ECC क्वालिफाइड क्या होते हैं? ECC एक डिग्री है जिसको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कहते हैं, कि जो स्टूडेंट या जो यहाँ टीचर बनना चाहेगा उसको ये डिप्लोमा करना लाजिम होगा। डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और करिकुलर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन दैट इज ECCE विल बी कैरीड आउट जॉइंटली बाय। अब इसका जो करिकुलर होगा, यानी वो करिकुलम या वो चीज जो ये टीचर पढ़ाएंगे, यानी वो टीचर जिन्होंने जो अपॉइंट हो गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ ECCE, वो करिकुलर क्या पढ़ाया जाएगा, वो कौन बनाएगा? इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ HRD पार्टिसिपेट करेगी, वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को दिया जाएगा, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स, इन सब को ऐड किया जाएगा। इन सब से राय ली जाएगी और इन सब के साथ मिलकर करिकुलर तैयार किया जाएगा। जाहिर है करिकुलर बहुत इफेक्टिव होगा। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी टू बी सेट अप बाय MHRD। अब एक और एक ऑप्शन है, एक और एक प्रपोजल है, समझ लीजिए। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी will be set up by Ministry of Human Resource Development on priority. It will emphasis on no rigid separation between academic streams, extracurricular, vocational streams in school and vocational education to start from class 6 with internship. यानी ये जो एक नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन एंड लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बनेगी, ये बेसिकली इसका काम ये होगा, ये फाउंडेशन सिर्फ इस बात को देखेगी या तय करेगी कि एकेडमिक एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन में बहुत फर्क ना हो। यानी एक बच्चा जो पढ़ रहा है अगर वो बीच में पढ़ाई छोड़कर चला जाता है कुछ साल के बाद, तो उसके पास कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल नॉलेज होनी चाहिए। यानी कोई भी बच्चा जो स्कूल में आ जाएगा, वो जब वहां से निकलेगा तो वो बीच में निकल आए या पूरी पढ़ाई करके निकले। जाहिर है पूरी पढ़ाई करके निकलेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर बीच में भी निकलता है तो उसके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। नेक्स्ट है NIOS
open school to offer courses for grade 3, 5 and 8. जो NIUS है हमारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये बेसिकली ज्यादातर अब आप देखेंगे हाई स्कूल, 8th हाई स्कूल के बाद के सारे कोर्स देता है, लेकिन उसमें कहा कि नहीं, अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है शुरू ही से किसी वजह से, तो ये इसको भी देने चाहिए. सो NIUS एंड स्टेट ओपन स्कूलिंग, स्टेट में भी होते हैं NIUS, और ये NIUS जो है ये तो नेशनल है, और स्टेट के अपने भी ओपन स्कूलिंग होती है. ऑफर्स A, B and C levels that are equivalent to the grade 3, 5 and 8 of the formal school system. यानी जो हमारा फॉर्मल क्लास है हमारी 3rd, 5th and 8 है, वो ABC जो है वो उसके इक्विवेलेंट होगी. Curriculum content to be reduced. Curriculum content will be reduced in each subject to its core essentials and make space for critical thinking and more holistic, inquiry-based, discovery-based, discussion-based and analysis-based learning. खाली पढ़ना रटना एग्जाम देना नहीं, अब कम किया जाएगा. हमारा जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, जो पढ़ना है हमें, उसको कम किया जाएगा और वो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो हमारी ज़िंदगी में काम आने वाली है, जो कि इंक्वायरी बेस्ड होंगी, हॉलिस्टिक होंगी, कंप्लीट होंगी, क्रिटिकल थिंकिंग होगी उसमें, इंक्वायरी बेस्ड होंगी, डिस्कवरी बेस्ड होंगी, वो एनालिसिस होंगे उसके अंदर, डिस्कशंस होंगे, ताकि हम उनसे सीख सकें. Next, Indian Sign Language to be standardized across the country. Indian Sign Language ISL will be standardized across the country and national and state curricular material developed for the use of students with hearing loss. आपने देखा होगा एक hearing loss होती है, जो हम हाथ से देखा होगा आपने कि किसी को समझाते हैं जो बच्चे सुन नहीं पाते. इसको कहा गया है कि इसको थोड़ा सा आम की जाए, ताकि एक बच्चा है जो नहीं सुन सकता, एक दूसरा लड़का खड़ा है, इसको अगर इसको कुछ समझाना है तो वो बता सके. बेसिकली ये सिर्फ उन्हीं को बताया जाता है जो सुन नहीं सकते, ठीक है. लेकिन मैं अगर उनको बताने जाऊंगा कोई बात, तो मुझे तो ये लैंग्वेज नहीं आती है, तो मैं कैसे बताऊंगा? उनको पता है कि मैं यूं यूं करूंगा तो वो समझ जाएंगे, लेकिन मुझे कैसे पता कि यूं यूं करने से ये वो बात समझेंगे? तो इसको थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज किया जाए. NIUS to be develop high quality modules for Indian Sign Language, और ये जिम्मेदारी भी NIUS को दी गई है. 3 languages learned by children will be the choice of state, regions and student. स्टूडेंट को 3 लैंग्वेज पढ़नी होंगी, और ये उनका कॉलेज, उनका रीजन, उनका एरिया या स्टूडेंट कोई भी डिसाइड कर सकता है. लेकिन कंडीशन है. कंडीशन क्या है? The 3 languages learned by children will be the choices of a state, region and of the students, so long as at least 2 of the 3 languages are native Indian. यानी अगर वो 3 लैंग्वेजेस पढ़ रहा है तो उस 3 लैंग्वेजेस के अंदर 2 लैंग्वेज उसकी अपनी कंट्री की होनी चाहिए. Various new provisions for children with disabilities. सिंपल है, जो हमारे डिसेबल स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग से और ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है. एवरी स्टेट डिस्ट्रिक्ट विल बी इनकरेज टू इस्टेब्लिश बाल भवन्स. एक अलग से ये बाल भवन्स बनाए जाएंगे एज ए स्पेशल डे टाइम बोर्डिंग स्कूल टू पार्टिसिपेट इन आर्ट रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड एंड प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज़. And free school structure can be used as a सामाजिक चेतना केंद्र. जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल के हैं उनको हम यूज करके ये काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही. हाई एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये HAI-CI एक है, यानी कॉमन रेगुलेटरी बॉडी एज HAI-CI विल बी सेटअप. ये जो हमारी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसको सेटअप की जाएगी, विच इंक्लूसिवली हैंडल द इंटायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन. यानी मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़कर जितनी भी हायर एजुकेशन है उसके लिए एक अलग से कमीशन बनाया जाएगा, जिसको कहेंगे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया. बस ये उसको डील करेगा. और ये हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया टू हैव 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स. इसके पास 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स होंगे. पहला, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी NHERC फॉर रेगुलेशंस.
दूसरा होगा जर्नल एजुकेशन काउंसिल जीईसी फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग्स, तीसरा होगा हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल फॉर फंडिंग जो कि सिर्फ फंड देगी, और चौथा होगा नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल नाक फॉर एक्रेडिटेशन। तो ये जो हमारी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगी ये इन 4 बॉडीज को लेकर बनेगी और ये 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स इसमें काम करेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। अब ये एक चीज ऐड की जा रही है कि 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री ही टीचर्स की एजुकेशन होनी चाहिए। ए न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन, ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ टीचिंग एजुकेशन है, इसको कहा गया NCFTE 2021 will be formulated by the National Council for Teachers Education, that is NCTE, in consultation with the NCERT। इसका जो करिकुलर होगा वो NCTE बनाएगी NCERT के से कंसल्ट करके, और बाय 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री बीएड में होगी। यानी अब 2030 तक इसको चेंज करके बीएड डिग्री को 4 इयर्स की इंटीग्रेटेड डिग्री कर दिया जाएगा। नेशनल स्कॉलिंग पोर्टल फॉर SC, ST, OBC, SEDGS स्टूडेंट्स टू बी एक्सपेंडेड, जो SC, ST, OBC एसिड्स के लिए बनाई जाती हैं उसको और एक्सपेंड किया गया है। यानी efforts will be made to incentivize the merit of students belonging to SC, ST, OBC and other socially and economically disadvantaged groups, that is SIDS. The National Scholarship Portal will be expanded to support faster and track for the progress of student receiving scholarship। यानी वो स्टूडेंट जो हमारे SC, ST, OBC SIDS से होंगे उसको किस तरीके से स्कॉलरशिप मिले, किस तरीके से उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, उनको इंसेंटिव मिले, उसके लिए अलग से बॉडी बनेगी। प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी इनकरेज टू ऑफर लार्ज नंबर ऑफ फ्री शिप्स एंड स्कॉलरशिप्स टू देयर स्टूडेंट्स। यानी जो प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे उनके अंदर जो SC, ST, OBC या SEDGS स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए अलग से स्कॉलरशिप या फ्री शिप्स दी जाएंगी और उनको बढ़ाया जाएगा, लार्ज नंबर होना चाहिए उनका। डेडिकेटेड यूनिट फॉर डिजिटल एंड ऑनलाइन लर्निंग, ये एक अलग से डिसीजन लिया गया है कि जो हमारी डिजिटल या ऑनलाइन लर्निंग है उसके लिए हम अलग से एक यूनिट तैयार करेंगे जो सिर्फ चीजों को डिजिटलाइज करने में काम करेगी। ए डेडिकेटेड यूनिट फॉर द पर्पज ऑफ orchestrating the building of digital infrastructure, digital content and capacity building will be created in the MHRD to look after the education needs of both school and higher education। इसका काम चीजों को डिजिटलाइज करना और स्टूडेंट्स तक पहुंचाना होगा। फ्री बोर्डिंग फैसिलिटीज इन JNV। JNV क्या चीज है? जवाहर नवोदय विद्यालयास। यानी यहां पर एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि जो JNV के अंदर स्टैंडर्ड है उसी स्टैंडर्ड पर फ्री बोर्डिंग फैसिलिटीज बनाई जाएगी, पर्टिकुलरली फॉर स्टूडेंट who are from socially economic disadvantageous background। वो स्टूडेंट जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजियस हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको भी बोर्डिंग मिलेगी, वो भी बोर्डिंग में जाकर पढ़ सकते हैं और वो बोर्डिंग जो होगी वो JNV के स्टैंडर्ड पर बनाई जाएगी। NCC विंग्स इन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये सिंपल है, जो चल रहा था लेकिन इसको आगे प्रमोट किया गया है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो इस NCC को चलाए सारे स्कूल कॉलेजेस में, वो चाहे सेकेंडरी एजुकेशन हो या हायर सेकेंडरी एजुकेशन। स्कूल कॉम्प्लेक्सेस टू बी यूज फॉर एडल्ट एजुकेशन कोर्सेज आफ्टर स्कूल आवर्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हम लोग के पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन क्या होता है कि स्कूल सुबह 8 से 2 बजे तक चल रहा है, 2 बजे उसमें ताला लग जाता है और फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं हो रहा है, तो हम उसको सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसकी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं ना। उसके अंदर डिसाइड किया गया कि ऐसा करिए कि अब जो एडल्ट एजुकेशन के लिए इन इंस्टीट्यूशन को यूज कीजिएगा। ठीक है, सुबह में स्कूल चलेगा, शाम में हम अपने
एडल्ट एजुकेशन के काम करेंगे उसमें, तो एक अच्छा स्टेप है। ठीक है, तो फिलहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो मैंने इसमें आपको दिखाए, और बाकी थोड़ी डिटेल है, और डिटेल आप जाकर किसी भी वेबसाइट पर जाकर उस डिटेल को देख सकते हैं, या इनका अपना डॉक्यूमेंट्स उसमें देख सकते हैं। ये जो मैंने जितना मटेरियल लिया है आप लोग को बताने के लिए, इसका सारे लिंक्स आपको इसमें नोट्स में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि ये मैंने कहाँ से लिए हैं। उसके मैंने बाकायदा पूरे लिंक दिए हैं, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, या इनकी मिनिस्ट्री की अपनी हायर एजुकेशन की वेबसाइट हो, सबके लिंक दिए हैं मैंने, जहां से ये सारा मटेरियल मैंने आपको बताने के लिए लिया है। तो किसी भी मटेरियल पे अगर आपको फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कीजिए और वो आपको मिल जाएगा। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैंने अपने पास से मिलाई हो, ये सब मैंने इन वेबसाइट से लिया है, और वेबसाइट से लेके सिर्फ आपके सामने इसको डिस्कस किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। हाँ, इसको लेकर अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।